होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। 1 घंटे का पावर पैक शो रहेगा ये, जिसमें हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी रोजगार मेले को लेकर, बात होगी बिपरजॉय को लेकर, साथ ही जानेंगे खेल जगत में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो बटोर रही हैं सुर्खियां। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र करेंगे प्रदान। देश भर में 43 स्थानों पर हो रहा है रोजगार मेले का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में होंगे शामिल। कार्यक्रम में किसानों के खाते में 6,423 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से की जाएगी ट्रांसफर। महाकुंभ में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। चक्रवात के 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना। वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर राज्य में बिपरजॉय की स्थिति और तैयारियों के बारे में की बात। राज्य को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। खुदरा महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर मई में 4.25% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें घटने के कारण महंगाई में आई गिरावट। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से शुरुआत। पहले दौर में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पेश करेंगे भारतीय चुनौती। और ओडिशा में चल रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा भारत। वेनुआटू को 1-0 से हराकर अंक तालिका में पहुंचा शीर्ष पर। गुरुवार को फाइनल में लेबनान से होनी है भिड़ंत। तो नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन भर्ती हुए नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से आगे के रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। तो 70,000 युवाओं को
सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा। सुधाकर दास हमारे सहयोगी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, सुप्रभात। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी और देख रहे हैं हम कि मिशन मोड में काम हो रहा है। लगातार जिस तरह से लोगों को रोजगार सृजन की दिशा में प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं और लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं, उसी दिशा में आज भी एक बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये 70,000 युवाओं को उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, जिंदगी भर की एक सौगात मिलने वाली है आज। एक तरह से देखें तो ये रोजगार मेले जो सरकार की जो सोच और अप्रोच है, बीते 9 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मेशन देश में हुआ है, उसका भी एक तरह से प्रतीक है। एक वक्त, उस वक्त को भी याद कीजिए जब सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई होता था, पता नहीं कितने की चिट्ठियां एप्लीकेशन पहुंच पाती थी, फिर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराने का चक्कर, उसके बाद वर्षों रिजल्ट में लग जाते थे और ज्वाइनिंग तक तो पता नहीं कई महीनों का और भी इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज 6 से 8 महीनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, पारदर्शी तरीके से पूरी हो रही है। आज ग्रुप सी-डी में जो इंटरव्यू के लिए किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, तो ये एक परिणाम जो आया है वो सरकार की जो कार्यशैली उसको भी बताता है। और आपने जिक्र भी किया शैला, देखिए आज ये 6ठा रोजगार मेला है जिसको प्रधानमंत्री जिसके जरिए नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। और आज के की संख्या को मिला दें तो 4.25 लाख से भी ज्यादा युवाओं को इसके जरिए रोजगार मिल जाएगा। तो ये किस तरह से ये बीते कई दशकों में, 6-7 दशकों में इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में युवाओं को मौका नहीं मिला है। इस बात का भी प्रतीक है कि आज किस तरह के अवसर देश के सामने बन रहा है, जब देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और लेकिन सिर्फ रोजगार मेले की बात नहीं है, भारत में हर तरह के अवसर जो बन रहा है, हर क्षेत्र में जो अवसर बन रहा है, आज जो एक सोच है कि कोई भी काम, विकास के काम आगे बढ़े, उसके केंद्र में अगर कोई है तो देश का युवा है, रोजगार के अवसर है, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके जरिए। जी। और हम ये बात मानते हैं सुधाकर कि इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी, अकाउंटेबल और जवाबदेह बनाया गया है। उस लिहाज से जिन पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, हम उनके बारे में चाहते हैं कि आप जानकारी दें। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही भावुक पल भी होता है उन अभिभावकों के लिए जिनके ये जो प्रशिक्षित बच्चे हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, देखिए देश के 43 स्थानों पर आयोजन हो रहा है, अलग अलग केंद्रीय मंत्री उन स्थानों पर भी शामिल होंगे। और देश भर में ये एक तरह से आयोजन हो रहा है। डाक विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जो विभिन्न केंद्रीय सेवाएं हैं, उन सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए ये नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा, पहले आप देखिए कि कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लगता था अगर एसएससी कोई परीक्षा आयोजित कर रहा है, उसमें भी कई बार कई तरह की शिकायतें भी आती थी। आज ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप सी-डी के लिए किसी इंटरव्यू का सवाल ही नहीं है और 6 से 8 महीने के भीतर आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जा रहा है, आप सरकारी नौकरी ज्वाइन भी कर ले रहे हैं। तो ये एक अप्रोच के साथ एक पूरे तंत्र में जो सुधार हुआ है और उस सुधार की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। और यही वजह है कि देखिए 1 महीने के भीतर ये दूसरा रोजगार मेला, बीता रोजगार मेला आपको याद होगा 16 मई को हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने 70,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे थे। और आज 13 जून को ये दूसरा रोजगार मेला 1 महीने के भीतर हो रहा है। तो 1 महीने के भीतर ये एक तरह से सरकार की कार्यशैली और जो तेजी आई है। इसके अलावा आप देखिए आज 34 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए गए हैं, और तो उसका सीधा अगर फायदा बनता है, अगर एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवेज बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, तो उसका सीधा फायदा रोजगार में मिलता है। आज 2014 से पहले 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था। बीते 9 वर्षों में सिर्फ 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। 2 गुनी संख्या में आज एयरपोर्ट बीते 9 वर्षों में देश में बन गया है। ग्रामीण सड़कों की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, ये हर तरह से एक तरह से रोजगार के अवसर जुटा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
आज फॉर्मलाइजेशन हो रहा है रोजगार का। ईपीएफओ के डाटा आप देख लीजिए, और अब निश्चित तौर पर युवाओं के लिए चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे निजी नौकरी हो, ज्यादा अवसर है तो ज्यादा सुरक्षित भविष्य उनको दिखता है। और जिस तरह से सुधाकर 400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रमों का उपलब्ध कराए गए हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग अपॉइंट होंगे ये इन कर्मयोगी पोर्टल पर जाकर कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए मैन पावर जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे उससे बचत हो रही है, डिजिटल हो रहा है और ज्यादा तीव्र गति से विकास की दिशा में भी बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल, और पीएम मोदी का एक विजन है कि सरकारी नौकरी में अगर कोई युवा आता है एक प्रतिभा के साथ वो आता है, लेकिन उसको अपनी उस प्रतिभा को लगातार निखारने की कोशिश भी करनी चाहिए। और आई वॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए सैकड़ों पाठ्यक्रम जो उसके स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग में मदद करते हैं, और आज हजारों सरकारी कर्मचारी इसको लगातार अपना भी रहे हैं। और इसका सीधा फायदा अगर कहीं मिलता है तो वो गवर्नेंस में मिलता है, खासतौर से जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, उसकी व्यवस्था मजबूत होती है। तो निश्चित तौर पर आज पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी वो नवनियुक्त कर्मियों से आह्वान करेंगे। और सुधाकर, क्योंकि युवा फोर्स पर बहुत भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री, और भारत की ये खासियत है कि इसमें ज़्यादा आबादी युवाओं की है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है जिन सरकारी पदों पर ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, युवा फोर्स की सोच खास तौर पर फैसले लेने में त्वरित होती है, यंग माइंड है, ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव सोचता है, तो ये जो पद है उसकी गरिमा तो बढ़ेगी, लेकिन इन तमाम जो मंत्रालय हैं उनके कामों को भी गति जरूर मिलेगी उनके काम करने के तरीकों से। बिल्कुल, देखिए आज जब देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, आज सरकार के भीतर भी काम के अवसर बने हैं विभिन्न क्षेत्रों में। एक तरह से निगरानी कहीं करनी है, कहीं जो एक तरह से आम लोगों को की सुविधा के लिए काम करना है, तो उसमें जब इस तरह के यंग माइंड्स आते हैं, अब बिना किसी भ्रष्टाचार के आते हैं, पारदर्शी तरीके से आते हैं, तो उनको भी एक तरह से उनको भी लगन रहता है कि वो देश के लिए कुछ अर्पित कर सके। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर आह्वान भी करते रहते हैं। और उसके साथ जब एक युवा फोर्स जो पूरे देश के भीतर आज जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हम स्टार्टअप सिस्टम है, आज हर क्षेत्र में जब युवा टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो इस तरह के युवा फोर्स के साथ जब इस तरह के सरकारी कर्मी मिलकर काम करते हैं, तो सबके प्रयास की बात जो पीएम मोदी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर देश के विकास को गति मिलती है, आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक तरह से पंख लगते हैं। तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन आज, और निश्चित तौर पर उन परिवारों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है सुधाकर, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को पहले एक जो प्रक्रिया थी उसको तो दुरुस्त किया गया है, जो मिडलमैन की भूमिका होती थी, हमने कई ऐसे फर्जी स्कैम्स भी देखे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से रोजगार मेलों को आयोजन किया जा रहा है, उस कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया पर भी लगाम लगती हुई मिडलमैन जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विलुप्त होते हुए, और ये भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी लगाम है जब हम नौकरियां दिलाने की बात करते हैं? संक्षिप्त में बताइएगा। निश्चित तौर पर चल आप देखिए, सरकार की ये सोच रही है पूरी व्यवस्था से एक मिडिल मैन को हटाया जाए। डीबीटी एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये सरकारी नौकरी आप अगर ऑनलाइन तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, ऑनलाइन तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वो जो मिडिल मैन की गुंजाइश होती है, इंटरव्यू की व्यवस्था अगर जूनियर पदों में खत्म करते हैं तो मिडिल मैन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और देखिए 4.25 लाख से भी ज्यादा नियुक्तियां हो चुकी है बीते 6-7 महीनों में, और कहीं आपको एक शब्द नहीं सुनाई देता है। पहले एक भी अगर रिजल्ट आता था तो आप देखिए किस तरह का हो हल्ला मचता था, किस तरह से परीक्षाएं कैंसिल होती थी, पूरी परीक्षा फिर से करानी पड़ती थी। और देखिए 6-7 महीने में 4.25 लाख नौकरी आज का उदाहरण है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और मिडल मैन। चलिए सुधाकर, बहुत ही अभी कम समय में जब प्रधानमंत्री अब नियुक्ति पत्र बांटेंगे तब हम आपके साथ फिर से मुखातिब होंगे, लेकिन आज का दिन उन युवाओं के लिए भी जिन्हें नौकरी मिलेगी, उन अभिभावकों के लिए भी, और उन तमाम पदों के लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए नया सवेरा। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। फुल ब्रेक चलो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य की शिवराज सरकार आज एक बड़ी राहत देने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 11 लाख से किसानों के ऋण का 2131 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों को बड़ी राहत देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 2-3 प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे कल होंगे। राजगढ़ में अभी ये मोहनपुरा डैम के पास की लोकेशन है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा जो ब्याज माफी का है, कृषकों की ब्याज माफी का, वो कार्यक्रम रहेगा। करीब 2100 करोड़ का जो ब्याज है कृषकों का पूरे प्रदेश का, वो माफ किया जा रहा है। मोहनपुरा कुंडालिया, यहाँ पे 2 डैम बने हैं जिससे प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली के तहत सिंचाई चालू हुई है, उसका लोकार्पण रहेगा। इसके अलावा गोरखपुरा परियोजना जल जीवन मिशन की है, जिसके तहत 156 गाँव में पानी सप्लाई चालू किया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण रहेगा। करीब 1850 के आसपास भू अधिकार पत्र या पट्टे, जो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लाडली बहना सम्मेलन भी रहेगा। राजगढ़ में होने वाले इस किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। इसमें मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का लोकार्पण, जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना के तहत 156 ग्रामों में जल प्रदाय योजना का शुभारंभ के साथ ही जिले के 40 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभार्थियों को अधिकार पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ ही 9 जिलों, जिनमें राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा के किसान समेत करीब 1.25 लाख हितग्राही शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है, लिहाजा बात जब भी किसानों की आती है तो राजनीतिक बयानबाजी होना भी लाजमी है। इस मुद्दे पर भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये ब्याज कांग्रेस सरकार की वजह से किसानों पर चढ़ा था, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसने किसानों की कर्ज माफी की है। लेकिन एक बात सच है कि लंबे समय से किसानों के सर पर ब्याज की ये गठरी भार बनी हुई थी, जिसे उतारने की बात भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में मंगलवार को करने जा रही है।
कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, राजगढ़। और अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। चक्रवात के कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। वैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने निचले इलाकों में लोगों को गांधीधाम में आश्रयों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। 14 जून की सुबह तक इसके उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर 15 जून की शाम तक ये तूफान केरल, सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के आसपास के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से गुजरात में तूफान बिपरजॉय की स्थिति और तैयारियों के बारे में जानकारी ली। पीएम ने आपदा की इस स्थिति में गुजरात को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने गुजरात में अपनी मरीन विंग की संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा का आदेश दिया है। नावों और लगभग 1 दर्जन तैरती सीमा चौकियों को सुरक्षित लंगर में ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिला प्रशासन ने चक्रवात बिपरजॉय के कारण 13 जून से 15 जून तक तट के पास लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं साइक्लोन बिपरजॉय के कारण 67 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे यात्रियों को नियमानुसार उनके टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। और गुजरात के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित जिलों में 14 और 15 जून को भारी से अति भारी वर्षा और 125 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमानित रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 13 जून से पहले चरण में समुद्र तट से 0 से 5 किलोमीटर और उसके बाद 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। इनमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वृद्धों को प्राथमिकता दी जाएगी। आइए सुनते हैं। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात को से लगभग 300 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर और कच्छ से 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर है और 9-10 किलोमीटर पर घंटे की आवाज़ की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सभी इक्विप्ड हैं और हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके ट्राई ये कर रहे हैं कि कम से कम जानहानि और ये सब चीज़ें हों, लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। हमारे जो ये 6-7 ज़िले हैं, इनके 0 से 5 किलोमीटर के बीच के जो आने वाले विलेजेस हैं उनकी संख्या और 5 से 10 किलोमीटर के बीच में आने वाली जो संख्या है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। और इनमें हम जितने भी लोग हैं जो पर्टिकुलरली कच्चे हाउस में हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वृद्ध लोग हैं, इनको सबको हम इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि इवैक्यूएट होकर के शेल्टर हाउसेज में, जो हमारे शेल्टर हाउस बने हुए हैं डिजास्टर के, या फिर प्राइमरी एजुकेशन की स्कूलों में, क्योंकि उनमें छुट्टी कर दी गई है इन 3-4 दिनों के लिए, और या फिर किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में एकोमोडेट कर सकें जिससे वो सेफ और साउंड रहें। इसके अतिरिक्त फिशरमैन को सूचना दी जा चुकी है। और अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण महाराष्ट्र समेत और मुंबई समेत कई शहरों में बारिश हुई है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। जामनगर और मुंबई में हाई टाइड देखे जा रहे हैं। मुंबई में मरीन ड्राइव पर आज हाई टाइड देखा गया। और किस तरह के हालात रहने वाले हैं इन तमाम इलाकों में बिपरजॉय को लेकर, इस पर जरूर करेंगे बात, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है डीडी न्यूज़ पर। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence.
Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे थे बिपरजॉय तूफान की कि किस तरह से तूफान जो है किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी सहयोगी संवाददाता कौशिक कांठेचा गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रभात कौशिक, आपसे जानना चाहेंगे कि कई इलाकों में कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और वैसे अब ये तूफान थोड़ा कमजोर पड़ा है लेकिन फिर भी भारी बारिश तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अभी कैसी स्थिति है, किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? जी, बात करी जाए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। कच्छ से उसकी दूरी जो जखौ है वहां से उसकी दूरी 360 किलोमीटर के आसपास अभी बताई जा रही है IMD के अनुसार। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम में भारी बदलाव आया है पिछले 3 दिनों से लगातार कच्छ के मौसम में अचानक से भारी बदलाव के कारण कुछ जो इलाके हैं तहसील है वहां हल्की सी बारिश देखी जा सकती है। साथ ही में जो कोस्टल इलाका है वहां पर जो तेज हवाएं हैं वो देखी जा सकती है। लगातार बात की जाए तो जो नीचे तटीय इलाके हैं वहां पर जो लोगों को है वो शिफ्ट किया गया है सुरक्षित स्थानों पर और जो भी गांव है कोस्टल इलाकों जखौ के आसपास है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार यही एक मुहिम है कि हम आपदा को रोक तो नहीं सकते लेकिन आपदा से जितनी कम नुकसान हो वो हताहत कम हो उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही में बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी भी मॉनिटर कर रहे हैं कि साइक्लोन की वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है, किस तरीके से आपदा के कार्य जो है वो धीरे धीरे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कौशिक, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर बार कि साइक्लोन यानी चक्रवात समुद्र तट से टकराए, लेकिन उसकी विभीषिका के बारे में जानते हुए तमाम एहतियाती कदम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन समुद्र तट के पास जो निचले इलाके हैं वहाँ से लोगों को कैसे विस्थापित किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आश्रय घर बनाए गए हैं वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, कैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर मिशन मोड में काम कर रही है इस आने वाली अगर कोई विपदा होती है उससे निपटने के लिए? जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक जॉइंट मॉनिटरिंग कर रहा है कि NDRF और SDRF की दोनों टीमें तैनात है। साथ ही में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बसेस की व्यवस्था कर रहा है और बसेस में जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहां पर शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहां पर खाने और पीने के पानी से लेकर जो सुविधाएं मूलभूत जो सुविधाएं देनी चाहिए वो मुहैया करवाई जा रही है। साथ ही में बात की जाए तो जो माइग्रेटिव वर्कर्स हैं उनके लिए भी शेल्टर होम बनाए गए हैं। कच्छ में कंडला और मुंद्रा मेजर पोर्ट है, वहां हमारे पर माइग्रेटिव वर्कर्स बहुत रहते हैं, उसको लेकर भी ध्यान रखा गया है। हालांकि बात की जाए तो NDRF की टीमें हैं वो दो जगह पर तैनात है, ईस्ट और वेस्ट कच्छ में, और SDRF की भी 2 टीमें हैं वो कच्छ के 2 इलाकों में तैनात है। कौशिक, एक चीज और भी समझने वाली होती है कि जब इस तरह की कोई आपदा आती है जिसमें पेड़ गिरते हैं, बिजली के करंट का कहीं ना कहीं बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, ऐसे में जो आम जनता है उसको इन नेचुरल कैलामिटीज जो कि आप प्राकृतिक आपदाएं उनके प्रति जागरूक करना भी राज्य प्रशासन का काम है। वो किस तरह से किया जा रहा है? भाई मछुआरों को तो हमने कह दिया कि आप तट पर ना जाए, पर आम जनता को ये जागरूक करना कि एकदम अगर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है तो वो अपने बल पर यानी कि स्वयं किस तरह से अपने के साथ जो अपने साथ लोग हैं उन्हें बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं, जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है? जी, पिछले 2 दिन से गुजरात सरकार के मंत्री और गुजरात सरकार के MLAs और लोकल प्रशासन है वो गांव-गांव जाकर जो कोस्टल इलाका तटीय इलाका है
वहां पर जाकर जो गांव के प्रधान हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही में बात की जाए तो गांव वालों को वहां पर इकट्ठा करके समझाया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आपदा आती है, जो ये साइक्लोन तूफान चक्रवाती वहां के तटीय इलाकों में टकराता है, तो किस तरीके से उनको अपना बचाव करके जो सुरक्षित स्थानों पर रहना है, किस तरीके से जो अपनी जो घर के जो सामान है, जो जरूरतें हैं, उनको हिसाब से कैसे लेकर शेल्टर होम के अंदर जाना है। बात की जाए तो सोशल मीडिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर पहुंचकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और गांव वालों को भी समझा रहे हैं कि साइक्लोन से कैसे बचा जाए। जी, और इसलिए हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर आप खड़े यहाँ पर भी तेज़ हवा चल रही है। अपना ख्याल रखिएगा कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि अभी ये अति गंभीर स्थिति में ही है लेकिन कमज़ोर पड़ा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर शैला ये है कि जब हम बात करते हैं चक्रवात यानी साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टाइफून, ये भले ही अलग अलग नाम है लेकिन इनका नुकसान जो होता है वो आम जनता के लिए बिल्कुल सेम है। यानी अगर हम जापान, इंडोनेशिया की बात करते हैं, हम टाइफून का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका या फिर वहाँ वाले जो देश हैं वो ह्यूरिकेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए लगातार ये कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है कि जो इन इलाकों में तमाम पर्यटन से जुड़े क्षेत्र भी हैं वहाँ पर भी गतिविधियों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिन भर चलने वाली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लेंगे। पूर्वी और मध्य अरब सागर में अति तीव्र चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बीच ये बैठक हो रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में गृह मंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहने को कहेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए बैठक में इन चुनौतियों के अगले चरण से निपटने की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि ये बैठक आपदा प्रबंधन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समग्र दृष्टिकोण का एक भाग है, जिसके अंतर्गत इसे राहत केंद्रित, पहले से आपदा की चेतावनी देने, उसको लेकर सक्रियता बढ़ाने और पहले से तैयारी पर आधारित बनाना है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आपदा प्रबंधन को लेकर केवल राहत केंद्रित दृष्टिकोण रहा है, जिसमें जान माल के नुकसान को कम करने पर विचार नहीं किया गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और अब बात करते हैं वाराणसी में चल रही G20 की बैठक को लेकर, जिसमें विकास मंत्रियों की बैठक का आज तीसरा दिन है। बैठक में भाग ले रहे G20 देशों के प्रतिनिधि और सदस्य समूह आज सारनाथ घूमने जाएंगे। इससे पहले कल G20 देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे का पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि की। इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा
वाराणसी में विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान एसडीजी और जलवायु मुद्दों पर कल दिन भर की बैठक और 2 सत्रों के बाद सभी देशों ने सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा के केंद्र में रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिकेश बहादुर वाराणसी से जुड़ रहे हैं। हरिकेश, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से हरिकेश हमने कल प्रधानमंत्री का भी संबोधन सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। जब हम चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को पूरा करने की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो लाइफ का कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री ने दिया उसको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, किस तरह का खाका आज आप खिंचते हुए देख रहे हैं सभी विकासशील और विकसित देशों को इन दोनों ही मुद्दों पर एक साथ बढ़ते हुए? आंचल, आपको सैला को सुप्रभात वाराणसी से। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें जो भारत की हैं, वाराणसी की हैं, उनको उनके सामने रखी। और जो 2 सत्र कल चले उनमें जो भारत चूँकि लोकतांत्रिक देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जनसंख्या के अनुरूप भी जो है वो बड़ा देश है, यहाँ पर जो चीज़ें जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनके बारे में बताया गया, जिनमें कि जो 100 आकांक्षी ज़िले हैं उनको किस तरह से बाकी ज़िलों के बराबरी में ला के खड़ा किया गया है, उनमें किन किन योजनाओं को लागू किया गया है। ह्यूमन सेंट्रिक जो सोच है सरकार की भी, और जो सरकार के मुखिया हैं, जो वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनकी, उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो जेंडर का जो अनुरूप नहीं है, जिसमें भेद है काफ़ी, उसके बारे में भी बताया गया। तो ये जो आकांक्षी जिलों और जो यहाँ की योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना है, और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कहा कि ये जो निष्कर्ष निकल के आया G20 में, उसमें एक यह था कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो G20 की बैठक हुई उसमें यह रहा कि किसी की कोई समस्या है, जो समूह के सदस्य हैं देश, उनको किसी को भी जो समस्या उसकी है उसको परिवार की तरह मिल के हम लोग उसका जो निराकरण है वो करेंगे। और आज जो है वो जो समूह देश के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, विकास मंत्री आए हुए हैं, वो लोग आज जाएंगे सारनाथ। जैसा कि अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने काशी के जो खास 2 चीजों का जिक्र किया था। हरिकेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि G20 देशों के जो विकास मंत्री हैं उनको काशी का विकास मॉडल भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये जो धार्मिक नगरी है ये अपनी पुरातन संस्कृति के साथ साथ विकास के पथ पर आगे चल पड़ी है। फिर चाहे वो हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात कर लें या फिर 6 लेन रोड की बात कर लें, रोपवे की बात कर लें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों को देखने को मिलेंगी कि इन सालों में किस तरह से विकास हो रहा है। सैला, देखिए, जब अगर आप विकास की बात करेंगी तो जब बाबतपुर एयरपोर्ट ही वो डेस्टिनेशन था जहां सारे प्रतिनिधि आके उतर रहे थे, और उसके बाद जब सड़क मार्ग से वो आते हैं तो वो उन्हें जो विकास कार्य हुआ है, जो आप 6 लेन की बात कर रही हैं, बाबतपुर से शहर में आने में पहले जो घंटों लग जाते थे, आधे घंटे लग जाते थे, जाम लगे रहता था, अब 10 से 12 मिनट में वो जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पहुँच गए हूँ। उसके बाद उन लोगों को चूँकि गंगा आरती देखने का मौका मिला क्रूज के से जाकर, और आज जो सारनाथ जाएंगे, वो देखिए बाबा विश्वनाथ का धाम का आपने जिक्र किया, ये काशी है। योग को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहुँचा दिया पूरे विश्व पटल पर, वो महायोगी जो बाबा विश्वनाथ कहे जाते हैं वो योग के महायोगी कहे जाते हैं। और ठीक दूसरी तरफ जो सारनाथ है, जो भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली, प्रथम उपदेश स्थली मानी जाती है, आप भगवान बुद्ध के भी जो भी आप उनकी मूर्तियां देखेंगे वो योग मुद्रा में ही देखेंगे। तो जिस तरह से आप इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जहां गंगा आरती का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ जो है सारनाथ का जिक्र किया। तो बाबा विश्वनाथ से भगवान बुद्ध तक पूरे विश्व को या G20 के देशों को दिखाया। वहीं योग की भी अपने आप में चर्चा आ जाती है, क्योंकि जो मुद्रा है भगवान बुद्ध की वो योग की है, और बाबा विश्वनाथ भी महायोगी कहे जाते हैं। तो इसके अलावा जो जैसा कि सैला आप पूछ रही थी, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया था TFC में, जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है दीनदयाल हस्तकला संकुल, उसमें जो उत्पाद हैं वाराणसी के GI उत्पाद,
और जो आसपास के ज़िले हैं या उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनका जो एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद। अब उनमें मैं जैसे आपको बताऊं कि जो आए हुए हैं विकास मंत्री, जो प्रतिनिधि आए हुए हैं अपने अपने देशों के, उन लोगों ने जब ये जिसे गुलाबी मीनाकारी है उसको देखा तो वो लोग उनके मुंह से अपने आप ही ओ गॉड इस तरह के शब्द निकले। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर जो कारीगर हैं बनारसी साड़ी की जो बुनाई करते हैं उनको वहाँ पे लाइव दिखाया गया। जो हमारे अतिथि आए हुए हैं G20 के, उन लोगों ने उसको देखा। और उसके अलावा हस्तकला संकुल में एक म्यूजियम है। तभी तो हरिकेश प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तभी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के पहले वाक्य में कल कहा था कि सबसे पुराना सांस्कृतिक शहर जो है और वो किसके हिस्से में आता है, भारत जो लोकतंत्र की जननी है उसके, और उसके लिए ये गंतव्य जो G20 की बैठक के लिए चुना गया ये अपने आप में बेहद सटीक। आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे लेकिन समय कम है हमारे पास हरिकेश, लेकिन इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल शाम जो आग लगी थी उस आग पर अब काबू पा लिया गया है। इमारत में अब कहीं भी लपटें नहीं हैं। सेना और CISF सहित सभी एजेंसियों ने आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। तीसरी मंजिल पर स्थित जनजातीय कार्य विभाग में कल शाम लगी आग भीषण होकर छठी मंजिल तक पहुंच गई थी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन कई अति जरूरी दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और सतपुड़ा में हुई इस घटना के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। आग पर काबू पा लिया गया है और हमारी टीम ने वहां पर जाके काम करना भी शुरू कर दिया है। चौथे फ्लोर पे जाके वहां पे कुछ चीजें जो सुलग रही थी उनको बुझाने का भी काम किया है। हम लोग ये श्योर हो जाना चाहते हैं कि हमारी टीम के जाने से पहले वहां पर कोई भी उनको असुविधा न हो जब टीम वहां पर लास्ट में चीजें बुझाने पहुंचे। इसीलिए हम लोग एहतियातन अभी थोड़ा फोम और पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कहीं पर भी लपटे नहीं है। जो कुछ चीजें सुलग रही है उनको बहुत जल्दी ही बुझा दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। JP नड्डा आज अपने गृह जिले बिलासपुर में मौजूद रहेंगे, जहां वो भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। उनके साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सोमवार को JP नड्डा ने हिमाचल में कई क्षेत्रों को जो है उसका दौरा किया था और साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया था। और महिलाओं की अनेक व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। पिछले 9 वर्षों में इस योजना ने ग्रामीण और गरीब वर्ग की महिलाओं को न केवल जहरीले धुएं से निजात दिलाई है बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद भी होती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किस तरह इस योजना का क्रियान्वयन हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले की महिलाओं की इस बदली तस्वीर की बड़ी वजह रही है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत मिले निशुल्क LPG सिलेंडर की सुविधा ने इन महिलाओं को धुएं और ईंधन अर्जित करने की जद्दोजहद से निजात दिलाई है। मीलों दूर जंगल जाकर जलाऊं लकड़ी ढूंढने को मजबूर ये महिलाएं अब अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के आर्थिक संबल में भी सहायक बन पा रही है। हम लोग चूल्हे से खाना बनाते थे मिट्टी के, तो परेशान ज़्यादा होते। मिट्टी का चूल्हा बनाओ, लकड़ी लाओ, गोबर के कंडे बनाओ, जब सूख जाए जब जला पाए। बहुत परेशानी आती खाना बनाने में, टाइम भी लगा तो धुआं लगा तो आँखें खराब हो गई, आंसू आउट। जब से गैस चूल्हे में लगाए तब से थोड़ी परेशानी दूर हो गई। चूल्हो तो लकड़ी से बनाने पड़ती थी रोटी, लकड़ियाँ ले आओ, हारे जाओ, धुआं लगा, कमरा नहीं है तो वहाँ बाहर भी रखें तो हवा भी चल रही। इसकी वजह से पहले बहुत परेशानी होती थी। अब जब से गैस चूल्हा दिया तो जब से खुद सुविधाएं हो गई,
जहाँ रख लो, धुआं भी नहीं लगता। पहले हम लोग क्या है चूल्हे से खाना बनाते थे तो गोबर को इकट्ठा करना पड़ता था, उसके उपले बनाने पड़ते थे, जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाना पड़ती थी, इकट्ठी करना पड़ती थी, फिर उससे खाना बनाते थे। तो इससे समय की भी बर्बादी होती थी और मकान भी काले होते थे, आंखों में आंसू बहने लगते थे, इससे आंखें भी हमारी कमजोर हो जाती थी। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिलवाया है ग्रामीण में महिलाओं को, तब से हमारी महिलाओं को खाना बनाने में बहुत सुविधा होने लगी है। इस योजना के आने के पहले जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में लगभग 10% परिवार ही अपने भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करते थे, लेकिन अब हालात एकदम अलग है। जानकारी के मुताबिक अब छतरपुर जिले में लगभग सभी पात्र हितग्राहियों को केंद्र की उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, जो इन महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, उसमें प्रथम चरण में जो कनेक्शन हितग्राहियों को दिए जाने थे वो गैस एजेंसियों के माध्यम से ग्रामों में कैंप लगवाए गए थे और कैंपों के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन लिए गए और उनके कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो दूसरा लक्ष्य आया सेकेंड में, उस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया गया जिले में और उसके बाद जो भी शेष परिवार बचे थे उनको भी कवर किया गया। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के चलते जहां एक और तेजी से कटते वनों का दोहन रोकने और घरेलू वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिली है, वहीं दूसरी ओर इससे महिलाओं को धुएं के चलते होने वाली दमा और टीबी जैसी बीमारियों से निजात दिलाने में भी सहायता मिली है। छतरपुर से अब्दुल राशिद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोपनीय दस्तावेज नहीं लौटाने के मामले में आज मियामी की अदालत में पेश होंगे। व्हाइट हाउस से वर्गीकृत दस्तावेज अपने आवास ले जाने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल मियामी पहुंचे। साल 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद फ्लोरिडा में अपने समुद्र तट हवेली में आ चुके थे। आरोप है कि वो अपने साथ व्हाइट हाउस से कई गोपनीय दस्तावेज लेकर फ्लोरिडा चले गए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक के बाद कई आरोप लग रहे हैं। वहीं ट्रंप ने इन आरोपों को निराधार करार दिया है। वहीं यूक्रेन के दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने पर जुलाई में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में फैसला होगा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने उम्मीद जताई कि नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर स्पष्ट संकेत दिए जाएंगे। ये बात आंद्रेज डूडा ने जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के राष्ट्रपतियों के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। डूडा ने कहा कि यूक्रेन के लोगों ने रूस के आक्रमण के मद्देनजर नाटो सदस्यता को एक आशा की किरण बताया। यूक्रेन जल्द से जल्द नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन पश्चिमी सैन्य गठबंधन के सदस्य इस बात पर बटे हुए हैं कि ये कदम कितनी तेजी से उठाया जाना चाहिए। और अब बात कारोबार जगत की खबरों की।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पटना पर नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 7.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक सेबी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयंका पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने पर रोक लगा दी है। सरकार ने 15 साल में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा लागू कर दी। इस रोक का उद्देश्य गेहूं की जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को रोकना है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने, बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और अब खबरें खेल जगत की। तो आज से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन कोच पर नजर आने वाले हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सामना पहले दौर में इंडोनेशिया की रोगेरिया मारिस्का से होने वाला है। महिला एकल में ही साइना नेहवाल पहले दौर में चीन की वांग झी से खेलेंगी, जबकि श्रीकांत चीन के लू गुआंगजू के साथ खेलेंगे। थाईलैंड ओपन सेमीफाइनल तक पहुंचे लक्ष्य सेन का सामना पहले दौर में दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी चीन के ली जी जिया से होने वाला है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन दुनिया की 5वें नंबर की जोड़ी सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडोन से और केविन संजय सुकामुजू से होने वाला है। भारत ने ओडिशा में चल रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। सोमवार की देर रात वैनुआटू के साथ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 1-0 से इसे अपने नाम करके फाइनल का टिकट कटा लिया। इस मैच में एकमात्र गोल भारत की तरफ से सुनील छेत्री ने 81वें मिनट में किया और भारत की जीत सुनिश्चित की। ये उनके करियर का 86वां अंतर्राष्ट्रीय गोल था। अब फाइनल में भारत का सामना लेबनान से होगा। ये मैच 15 जून को खेला जाएगा। और अब जानते हैं ग्लैमर वर्ल्ड की खबरें फटाफट अंदाज में। रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म का नाम ईगल होने वाला है, जिसकी छोटी सी झलक फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर में देखने को मिलती है। रवि तेजा के साथ इस फिल्म में अनुपमा परमेश्वरम भी दिखाई देंगी। इस फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज किया जाएगा। साउथ सुपरस्टार गोपी चंद अब भीमा फिल्म में दिखाई देंगे। मेकर्स ने साउथ सुपरस्टार के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म के टाइटल का खुलासा किया। साथ ही खुद गोपी चंद ने फर्स्ट लुक पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। साउथ का सुपरस्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की तैयारी में। तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर सूर्या की इस बीच खबर है कि वो जल्दी ही बॉलीवुड की एक फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज द ट्रायल के निर्माताओं में से एक बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने मुंबई में इसका ट्रेलर लॉन्च किया। काजोल इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अपकमिंग फिल्म टीकू वेड्स शेरू, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर मुख्य भूमिकाओं में हैं, 23 जून को OTT पर रिलीज होगी। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। कई ऐसे कारक हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यदि फेफड़े कमजोर होने लगें तो श्वसन प्रक्रिया पर गंभीर असर होने लगता है। वृद्ध लोगों में श्वसन समस्याओं से बचाव जरूरी है। सीनियर सिटीजन अपना कैसे करें बचाव, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
बढ़ती उम्र का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। हमारा श्वसन तंत्र भी उम्र बढ़ने के कारण प्रभावित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के अंगों की क्षमता कम होती जाती है। फेफड़े में की मांसपेशियों में कमी होने की वजह से सांस की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी कार्टिलेज जो सांस की नलियों के कार्टिलेज हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसके रास्ते बढ़ जाते हैं। उनका जो अपने आप म्यूकोसिलरी सिस्टम जिससे हमारे शरीर की फेफड़े की क्लीनिंग होती है वो ख़राब हो जाता है, कम काम करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे एस्पिरेशन के खतरे, निमोनिया के खतरे बढ़ जाते हैं। इन सब के कारण हमें लंग्स की बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता कमजोर होने लगती है। व्यक्ति को श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम वाली क्रियाएं नहीं कर पाता और कुछ मामलों में व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बढ़ती उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक लंग डिसीज़ के लिए, और 3 प्रकार की क्रॉनिक लंग डिसीज़ जैसे COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ और कैंसर, इन सब के खतरे कहीं ज़्यादा बढ़ती उम्र में होते हैं। वृद्धावस्था में श्वसन संबंधी संक्रमण होने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का टीकाकरण जरूरी होता है। साथ ही बढ़ती उम्र के लोगों को श्वसन संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी रखना और खास तौर पर प्रदूषण से बचाव करना आवश्यक है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और कहते हैं सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, बस एक हेल्थ को स्मार्ट करने के तरीके आप खोज लीजिए और आप खुद की तो मदद करेंगी, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी नया संदेश देकर जाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में विदा लेते हैं अपने दर्शकों से, लेकिन जाने से पहले उन्हें लिए चलते हैं लंदन के चिड़ियाघर की सैर पर। बिल्कुल, वहाँ की झलकियाँ दिखाते हैं जहाँ पर बाघ के बच्चों को पहली बार पानी में छोड़ा गया, जहाँ वो गेंद से खेलते हुए नजर आए। आप इन्हें देखिए और इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे